आप सभी को जय हिंद। मैं कौशल कुमार केजीएस स्टडी एग्जाम एजेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है पदार्थ के गुण। कौन सा? पदार्थ के गुण। इस चैप्टर को हम एमसीक्यू लेकर आए जो व्याख्या के साथ प्रश्न। यह आदित्य रंजन सर का बुक है जो बहुत ही बेहतरीन तरीका से बनाया गया है उनके द्वारा, और यह रेलवे में के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना विलंब किए हुए हम लेकर चलते हैं पहले सवाल पे। पहला सवाल बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। बोलता है निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से यह कौन सा पदार्थ है दर्शाता है कि पदार्थों के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। उनके पदार्थों के बीच स्थान रिक्त बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तब पानी का उबलता, लोहे की कील का टूटना, अगरबत्ती का जलना, पोटेशियम मैग्नीशियम का पानी में समान रूप से विस्तृत होना। तो इसका क्या है? डी। इसका आंसर क्या होगा? डी। डी होगा। बोलता है सोडियम या पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल पानी के रूप में फैल जाते हैं। कैसे? पानी के रूप में फैल जाते हैं और पानी गुलाब रंग का हो जाता है, जिससे स्पष्ट है कि पानी या किसी पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। ठीक है। दूसरा नंबर कहता है ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है। कोई ठोस पदार्थ है, मान के चलो ये रड है। ठीक है, ये रड है, ये पूरा ठोस है। अगर इसमें अगर टेम्परेचर देते हैं, इसमें अगर आग को देते हैं, ठीक है, आग इसमें दे रहे हैं, जल रहा है भट्टी, आग यहाँ जल रहा है। ठीक, अगर इसमें टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो क्या होगा? तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, अगर कोई लोहा है, अगर उसमें देंगे टेम्परेचर, मानक संख्या देखिए, ये हमारा ये लोहा है। ठीक है, ये लोहा, अगर इसमें हम नीचे से हीट दे रहे हैं, सॉरी क्या कर रहे हैं, नीचे से हम हीट दे रहे हैं, नीचे से अगर हम ये हीट दे रहे हैं, इतना, ये देखिए खाली सिर्फ नीचे से हीट दे रहे हैं, तो इसमें जो कण है, जो थोड़ा थोड़ा जो कण है, सो थोड़ा थोड़ा गति कर रहे हैं। अगर हीट देंगे तो और गति से करने लगेंगे। क्या करेंगे? और गति से इन लोग करने लगेगा। तो वही बोलता है अगर कोई ठोस है, अगर उसमें हीट करेंगे, लोहा अगर उसको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा उन लोगों का बढ़ जाएगा। जब ठोस पदार्थ का तापमान बढ़ा जाता है तो उनके कणों के बीच अंतर आणविक बल कमजोर हो जाते हैं और कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती, उसमें जो अंतर आणविक बल है कमजोर हो जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल, दाब में परिवर्तन करने पर, कोई दाब है, ठीक है, दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? ठीक है, तो किस में होता है? ठोस में। फिर से देखिए, दाब पदार्थ है, उसमें कोई दाब है, ठीक, में परिवर्तन करने पर कोई अगर सबसे कुछ भी ठोस है, द्रव है और गैस है, अगर तीनों में अगर किसी में भी अगर कम स्पेस रहता है तो वो रहता है ठोस में। तो वही बोले तरल एवं गैस की अपेक्षा ठोस पदार्थ के कणों के बीच कम रिक्त स्थान होता है, इसलिए अधिक दाब लगाने के पश्चात भी ठोस की आकृति बहुत कम परिवर्तित होती है। ठीक है। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? ठीक है,
तो कौन सा नहीं दर्शाता है। तो इसमें क्या कहता है, द्रवों में बहाव होने द्रवों में बहाव होते हैं और इनका आकार बदल जाते हैं। हाँ हो बदल जाता है, द्रव बहेगा तो बदल ही आकार बढ़, जिस द्रव में जिस शेप पे रखें उस शेप में हो जाता है। द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है, यही गलत है। द्रव को कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये सही है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव जिस पात्र में रखे वो उसी पात्र में आकार ले लेता है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है, बी नंबर गलत है। ठीक है, इसमें कहते हैं व्याख्या पर, व्याख्या क्या करता है, पदार्थ का आयतन अर्थात उसके द्वारा लिया गया स्थान, पदार्थ का आकार अर्थात लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई, इसलिए द्रवों का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। और द्रव के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। ठीक है, 5वां नंबर देखिए, सब किसी न किसी में पूछा हुआ, या तो ग्रेड 3 में टेक्नीशियन में, लोको पायलट में, किसी में न किसी में, हर चीज में सवाल पूछा गया है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कहता है, द्रवों की अपेक्षा ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होता है, क्यों? विसरण अधिक क्यों होता है ठोस की अपेक्षा द्रव में? तो द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होती है, इसलिए अधिक विसरण करती है। व्याख्या क्या कहती है? व्याख्या कहते हैं, पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। विसरण क्या कहलाता है? पदार्थ को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। ठीक है, 6ठा नंबर कहलाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही कौन है इसको पढ़, कौन सा गलत है उसको छाट लें। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं, बात सही है। आजकल ईंधन में किसका? सीएनजी का ही उपयोग करते हैं, किसका? सीएनजी का उपयोग करते हैं। दूसरा, अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। ठीक है, इसमें भी अस्पताल में जो दिए जाते हैं ऑक्सीजन उसमें भी क्या होता है? संपीड़ित गैस होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, हाँ ये भी सही। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़न गैस नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, यही गलत है। क्या बोलता बोलता है, तो जो हॉस्पिटल में अस्पतालों में जो ऑक्सीजन गैस जो रहता है, ऑक्सीजन गैस जो रहता है से क्या रहता है? सीएनजी रहता है। ठीक है, कौन रहता है? सीएनजी रहता है। व्याख्या क्या कहा था? अस्पतालों में उच्च दाब द्वारा सिलेंडर में संपीड़ित किया जाता है ताकि अधिक ऑक्सीजन को एक छोटे से स्थान में रखा जा सके और इसे आसानी से उपयोग में लाया जा सके। 7वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन माने CFC का उपयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसमें? मिक्सचर और ग्राइंडर में नहीं किया जाता। किसमें किया किसमें जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, पैकिंग सामग्री में किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें नहीं किया जाता है? तब मिक्सचर और ग्राइंडर में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब व्याख्या देखिए क्या कहता है। व्याख्या कहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मान CFC अज्वलनशील रसायन है। इनमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु होती है। इनका उपयोग एरोसोल स्प्रे, रेफ्रिजरेटर, फोम के लिए ब्लोइंग एजेंट और पैकिंग सामग्री के रूप में और रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 8वां नंबर। ठीक है, कौन सा? 8वां नंबर, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा। ठीक है, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा, यह एक डैश है, माने द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, एक क्या? तो इसका पढ़ते हैं। ठीक है, आयनीकृत है नहीं,
कम इलेक्ट्रॉन वाली उदासीन गैस है। आयनीकृत गैस, इसमें धन आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। द्रव और गैस के बीच की अवस्था, तो इसमें यह एक का सी नंबर। तो आयनीकृत गैस, इसमें धन आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, व्याख्या क्या कहता है? प्लाज्मा वह अवस्था है जिसमें गैस के कण आयनीकृत होते हैं। यह जो प्लाज्मा है, क्या बोलता है, यह जो प्लाज्मा है, यह प्लाज्मा में गैस के कण आयनीकृत होते हैं। किसका रहता है? गैस का आयनीकृत होते हैं, यानी इनमें धन आयन के पॉजिटिव चार्ज होते हैं। धन आयन मतलब प्रोटॉन और ऋण आयन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। धन आयन मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये दोनों लगभग बराबर संख्या में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर संख्या में होते हैं। ठीक है, यह आरपीएफ एसआई में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल, निम्न 9वां नंबर, निम्न में से कौन सी ऑटोमोबाइल उत्सर्जन की परिक्षिप्त प्रवस्था है? ठीक है, तो कौन है? यह ठोस प्रवस्था है। व्याख्या क्या कहता है? ऑटोमोबाइल उत्सर्जन जैसे धुआं जो कि एक एरोसोल है, धुआं जो कि एक एरोसोल है, अर्थात गैस में ठोस के कण, इसलिए यहां ठोस परिक्षिप्त प्रवस्था है एवं गैस परिक्षेप माध्यम है। ठीक है, क्या करता है? एक बार फिर से, निम्नलिखित में कौन सा ऑटोमोबाइल उत्सर्जन की परिक्षेप प्रवस्था है? तो कौन सा है? द्रव है, परिक्षेप प्रवस्था है। नेक्स्ट 10वां नंबर, ठोस CO2 पर खाली स्थान दाब कम करने पर खाली स्थान सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसका सही सवाल जवाब क्या होता है? ठोस O2 पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर, कोई क्या बोलता है, यह जो O2 है, CO2, ठीक है, यह CO2 पर अगर वायुमंडलीय दाब कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर से देखिए क्या कहता है ये सवाल। यह जो CO2 है, कौन? CO2 है, ठीक है, CO2 है, फिर से CO2 है, ठीक है, CO2 है, ठोस अवस्था पर है। अगर इस पे वायुमंडलीय दाब कम कर दे, इस पे वायुमंडल दाब लगता है, अगर इस पे वायुमंडल दाब जो लगता है उस पे कम कर दे, ठीक है, कम कर दे, कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। सीधे CO2 से क्या बन जाएगा? ठोस अवस्था से इससे क्या बन जाएगा? सीधे गैस में बन जाएगा। ठीक है, अगर वायुमंडलीय दाब कम कर दे। अगर वायुमंडलीय दाब रहता है तो यह द्रव अवस्था में आता है, नहीं अन्यथा यह द्रव अवस्था में नहीं आएगा, सीधे यह गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पीछे क्या करें? कोई ठोस है, CO2 है, ठोस है, ठीक है, अगर उसमें वायुमंडलीय दाब कम कर दे तो सीधे वह द्रव अवस्था में ना करके सीधे गैस अवस्था में चल जाएगा। व्याख्या क्या कहता है? ठोस CO2 में शुष्क वर्ग, CO2 को शुष्क वर्ग कहते हैं, पर जब एक वायुमंडलीय दाब तक कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जो सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, वैसे को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जो ठोस से सीधे गैस में चल जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर,
निम्न में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में होता है? अभी तुरंत हम व्याख्या पढ़ाएं तो कौन सा? सब्लिमेशन में होता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन में होता है। यह जो ठोस से सीधे किस में हो जाएगा? गैस में हो जाएगा, ठीक है, किसमें? ऊर्ध्वपातन में हो जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वपातन में माने गैसीय अवस्था में डायरेक्ट ठोस से गैसीय में चल जाता है, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन में चल जाता है, ठीक है। अब 12 नंबर सवाल आता है, द्रव में क्या बोलता है? द्रव में बदले बिना सीधे गैसीय से ठोस अवस्था में परिवर्तित को क्या कहलाता है? तो निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अब आता है, एक तो हम पढ़े यहाँ ठोस सॉलिड, ठीक है, यहाँ देखो सॉलिड है, सॉलिड से सीधे गैस में आ गया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, माने सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है। अगर वही गैस से सीधे अगर ठोस में आ जाए यानी सॉलिड में आ जाए, ठीक है, गैस से ठोस व्यवस्था में परिवर्तित को क्या कहता है? निक्षेपण, डिपोजिशन कहलाता है। क्या कहता है? निक्षेपण कहलाता है, निक्षेपण, ठीक है, क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अब इसका व्याख्या थोड़ा पढ़ते हैं, व्याख्या क्या कहता है इसे सो सुनिए। व्याख्या कहता है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, क्या हम निक्षेपण थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो निक्षेपण क्या कहता है सो सुनिएगा। निक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया है, निक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैस बिना द्रव अवस्था से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाए, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जो ऊर्ध्वपातन का विपरीत है, ठीक है, जो ऊर्ध्वपातन का विपरीत है, जो क्या बोलता है? जो जिसे गैस जिसमें गैस बिना ठोस सॉरी बिना द्रव अवस्था में सीधे ठोस में आ जाए, उसे ऊर्ध्वपातन का विपरीत यानी निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। कोई ठोस है, ठोस से डायरेक्ट गैस में आ जाए ऊर्ध्वपातन, जब गैस है गैस से डायरेक्ट ठोस में आ जाए उसे निक्षेपण कहते हैं। उदाहरण के लिए जल वाष्प सीधे बर्फ में बदल जाते हैं, जिसे पाला कहते हैं। जल है, वाष्प सीधे बर्फ में बदल जाता है, उसे पाला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है? क्या बोलते हैं? बोलता है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए किया जाता है? माने गैस है, गैस से द्रवित में, ठीक है, गैस को द्रवित करने में काम आता है, किस परिघटना में? ठीक है, तो आता है ताप बढ़ाना और ताप घटाना, तापमान बढ़ाना और दाब घटाना नहीं, दाब घटाना तापमान घटाना नहीं, दाब बढ़ाना तापमान बढ़ाना नहीं, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, ठीक है। गैसे को गैस को द्रवित में करने की परिघटना को गैस है, ठीक है, गैस को द्रवित में कैसे करेंगे? तो दाब बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, गैस को द्रवित दाब बढ़ाना और तापमान है सो घटाना पड़ेगा। तो भाई गैसीय को द्रवित करने के लिए को गैस है, ठीक है, कोई गैस है इसमें, सॉरी एक सेकेंड, अगर यह एक पात्र है, ठीक है, इसमें क्या है? गैस है, इसमें सिर्फ गैस है, सिर्फ गैस है, गैस है। अगर ये यही चीज़ इसमें गैस से अगर हम इसमें करें, हम किस में करेंगे? गैस को द्रवित में, और इसमें एक द्रव है, ठीक है, इसमें द्रव है, इसमें सिर्फ द्रव है, इसमें द्रव, ठीक है। अगर गैस से हम द्रव में की ओर जाएंगे, ठीक है, गैस से द्रव की ओर जाएंगे तो क्या करें? क्या करना पड़ेगा? दाब बढ़ाना पड़ेगा और तापमान घटाना पड़ेगा,
ठीक है, क्या करना पड़ेगा, दाब को है सो बढ़ाना पड़ेगा और तापमान है को सो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तभी होगा। व्याख्या क्या कहता है, अब ये व्याख्या से सुनिए। गैस को द्रवित करने के लिए, कोई गैस है उसको द्रवित करने के लिए दाब बढ़ाकर और तापमान कम करके गैसीय के अणु को संपीड़ित किया जा सकता है, जिससे वे तरल अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दाब बढ़ाना जाता है, दाब को बढ़ा देंगे और तापमान को कम कर देंगे, दाब को बढ़ा देंगे तापमान को कम कर देंगे तो सीधे गैसीय से तरल अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर सवाल कहता है, 14 नंबर सवाल क्या कहता है, सब सुनिए। तेज धूप वाले दिन के बाद, तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं, क्यों? तेज धूप दिन वाले लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं, क्यों? तो पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा की सतत को ठंड करने में सहयोग करती है, यही सही है। अगला भी ऑप्शन लोग पढ़ लेते, क्या पढ़ते हैं, पानी की वाष्पित से अधिक गुप्त ऊष्मा की सतत को ठंड करने में सहायक नहीं होती। पानी के वाष्पीकरण से कम गुप्त, चुप रखो, ये बोलता है कि पानी की वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा सतत को ठंड करने में सहायता है, जो गुप्त ऊष्मा है उसको ठंड करने में सहायता करती है। ठीक है, अब व्याख्या देखिए क्या बोलता है। व्याख्या बोलता है कि पानी की गुप्त ऊष्मा, पानी की गुप्त ऊष्मा वह आवश्यक ऊर्जा है जो बिना तापमान में परिवर्तन के उसकी अवस्था में परिवर्तित करती है। ठीक है, जब पानी सतत छत पर छिड़का जाता है तो वह आसपास की ऊष्मा को अवशोषित कर वाष्पित हो जाता है और छत ठंडा हो जाता है। ठीक है, वाष्पित कर देता है उसे, छत ठंडा हो जाता है। ठीक, अब 15 नंबर, यदि सतही क्षेत्र में, यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? अगर सतही क्षेत्र में वृद्धि की जाए तो वाष्पीकरण क्या होगा? वाष्पीकरण क्या होगा? वह बढ़ जाएगी। ठीक है, व्याख्या क्या कहता है सो पढ़िए। सतह क्षेत्र पर, सतह क्षेत्र को बढ़ाने पर, सतह क्षेत्र को बढ़ाने पर अधिक अणु वायु के संपर्क में आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर सतह क्षेत्र को बढ़ाने पर, अगर सतह क्षेत्र को बढ़ा देने पर अधिक गुण वायु के संपर्क में आएगा, जितना बढ़ाएंगे उतना वायु के संपर्क में आएगा में, और संपर्क में जितना आएगा उसमें वाष्पीकरण की दर उतना बढ़ेगी। ठीक है, वाष्पीकरण की दर उतना बढ़े, जितना सतह बढ़ाएंगे वाष्पीकरण की दर उतना बढ़ेगी। क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव में के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? क्या बोल, क्वथनांक के कम किसी भी तापमान द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, क्वथनांक में वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, बोलता है क्वथनांक के कम तापमान द्रव से वाष्प, कोई द्रव है, ठीक है, या पानी, पानी से उड़ गया वाष्प ऊपर हो गए तो के वाष्पीकरण कहलाता है। अब व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या देखिए क्या बोलता है। व्याख्या बोलता है कि जब किसी द्रव को वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है और द्रव तेजी से भाप में परिवर्तन होने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्वथनांक बिंदु के नीचे जब द्रव धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर, अब है इस चैप्टर का लास्ट सवाल। वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर
वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर अगला दिन हम लेकर आएंगे, तो चैप्टर नंबर 2 लेंगे, परमाणु। ठीक है, अभी आप लोगों को हम पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ाएं, पदार्थ के गुण। ठीक है, तो रेलवे का जितना ही 2024 में पूछा गया प्रश्न है, चाहे एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, सभी का पूछा गया प्रश्न इसमें संग्रहित किया गया। तो यह सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।